हेलो एवरीवन। हमारी सिर्फ दो टर्म बाकी रह गई हैं और हम लोग उनको प्रियम्बल में कंप्लीट करते हैं, डिकोड करते हैं। नेक्स्ट टर्म हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है इक्वालिटी। वर्ड इक्वालिटी का मतलब ये होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। किसी भी सेक्शन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लोग इक्वल तरीके से ट्रीट करे जाएंगे इस वजह से। और यहाँ पर प्रोविज़न ये भी होता है कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी हर एक इंडिविजुअल को, और वो अपॉर्चुनिटीज देते समय लोगों को रियलाइज नहीं करवाया जाएगा तू ऐसा तू वैसा, तू भिखमंगी तू भिखमंगा, तू काला तू गोरा, तू नाटा तू बोना, तू लूड़ा तू लंगड़ा। कोई भी चीज़ देते हुए, हेल्प करते हुए, मिड डे मील स्कीम, कोई राशन बट रहा है, फेयर प्राइस शॉप्स पे सस्ता अनाज मिल रहा है। तो अभी एक ना टर्म आई थी परसों एडिटोरियल में, आपने आप सबने सुना होगा। याद है एक डिमांड चल रही है कि बेनिफिशियरीज टर्म को खत्म कर दो। हाँ, उसके लिए क्या टर्म यूज करी गई थी इसमें? मतलब वो जो सर बोल रहे थे कि बेनिफिशियरी की जगह क्या वो ला दो, राइट्स होल्डर। राइट्स होल्डर है ना, राइट्स होल्डर ला दो। ये टर्म एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। रागनी, अमित, शैली, प्रिया, सब लोग, अंकिता। बेनिफिशियरी को आज के बाद आप यही बोलना कि इंप्रूवमेंट क्या करी जा सकती है देश में, तो आप बोलो सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजीज में बेनिफिशियरी मतलब क्या। कोई कड़ी चावल थोड़ी ना बट रहे हैं गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर के बाहर के मैं जाके वहां पत्ते और दोनों लेकर खड़े हो जाऊं मैं। राइट्स होल्डर, राइट्स होल्डर बोलना शुरू करो कि हमारे वो राइट्स, हम सिटीजन है भाई, हमने आपको चुना है, हमारे पास जो चीज़ें रिसोर्सेज नहीं है तो आप दोगे वो हमें। ठीक है, आप जैसे अगर मेरे पास आए हो तो आपका ये राइट है ना कि आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप अपनी ऑडियो भेजो, मुझसे कोई भी डाउट क्लियर करो, आप मुझे जब मर्जी फ़ोन लगाओ। भीख मांगने थोड़ी ना आए आप यहाँ पर। बेनिफिशियरी ना टर्म ऐसी लगती है सुनने में कि आप ना फ्री फंड के आ गए, जैसे याद है बिस्मी उस एडिटोरियल में बोला भी गया था ना कि उनको ये रियलाइज करवाया जाता है कि तुम फ्री फंड का मतलब भिखमंगापन दिखाने आए हो, है ना। लेकिन उनको राइट्स होल्डर की तरह जब रियलाइज करवाओगे ना तो मतलब देने वाले में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और मांगने वाले को भी शर्म नहीं आएगी। ये चीज़ है, क्योंकि ह्यूमिलेटेड फील करवाया जाता है। और याद है उसी उसी दिन एक वो वाली टर्म थी कि बायोमेट्रिक वाली, जो मैं तुम लोगों को ऑडियो भेजी थी, कि बायोमेट्रिक जब हमारा आधार में, जैसे हमने ही लगवा कर आधार कार्ड बनवाया था आज से कुछ साल पहले, लेकिन होता क्या है मयूर के जब हम उसको लगाते हैं और हमारा अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारी खुद की बॉडी हमारी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने से डिनाई कर रही है। मैंने भेजी भी थी ऑडियो और दिखाया भी था स्क्रीनशॉट उसका, है ना। तो जो प्रियम्बल है वो सारे सिटीजन्स के लिए सिक्योर करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किसी का कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, कोई कुछ भी हो भाई, चाहे दूध रोटी खाता हो बंदा, तो आप उसे ये नहीं बोलोगे तू तो कुत्ता है, मेरा शेरू भी यही खाता है। ठीक है, हम ऐसे लोगों को स्कीम के लाभ नहीं देते हैं। और आप हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे। ठीक है भाई, तू तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा लगता है यार, नहीं नहीं तेरे को यूपीएससी नहीं देना चाहिए, तेरी शक्ल देख के तेरे को बाहर कर देंगे। ये नहीं, बात यहाँ पर शक्ल की नहीं होती है। ये जो प्रोविजन है ये एम्ब्रेस करती है हमारी इक्वालिटी की तीन डायमेंशंस। सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट्स के अंदर, अच्छा फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट के अंदर मेंशन है? पार्ट, वेरी गुड। पार्ट 4 में क्या है? 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी गुड। तो बात करते हैं आगे। ये जो प्रोविजंस अब हम पढ़ेंगे ये इंश्योर करते हैं लोगों को सिविक इक्वालिटी, यानी कि सिविलियन इक्वालिटी कैसे मिलेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15, किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहाँ पर भी वो पैदा हुआ है, कोई भी उसका जेंडर है, कुछ भी है। ये हम सबके बारे में मतलब डिटेल में फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम पढ़ेंगे। और इसके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करवा चुका हूँ थोड़ा बहुत। रागनी प्रीवियस लेक्चर देख लेना, क्लियर हो जाएगा, मैं आज बता दूंगा। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसी को भी कोई भी मतलब मान लो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, प्राइवेट जॉब वगैरह वो करना है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 16, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है, छुआछूत जिसको कहते हैं। और
टाइटल्स को एबॉलिश करना। अच्छा, टाइटल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, आर्टिकल 18, यार पहले ना जब जमींदारी सिस्टम वगैरह बहुत अपनी चरम सीमा पे, एक एपिक सीमा पर था, तो कई लोग ना बड़े बड़े जमींदार अपने नाम के आगे राय बहादुर, बाज बहादुर ये सब लगा लेते थे, जिससे ये शो होता था ये हाई हाई क्लास के लोग हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर एरिया में। ये टाइटल्स जो है ख़त्म कर दिए गए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, टाइटल से आप लोग एक बात मुझे बताना, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। अगर मान लो कि प्रिया के पास टाइटल है, मिल रखा है उसको भारत रत्न, क्या वो उसे यूज कर सकती है? क्यों? वो तो उसे मिल रखा है, वो तो उसने कमाया है। नाम में, हाँ हाँ, उसको यूज कर सकते हैं वो ना, अपने अपने हाँ अपने राइट, ये वाले टाइटल को होल्ड कर सकती है नाम के आगे बताते बताते, क्योंकि ये तो ऐसा लगेगा कि काम करवा रही है ना। मॉल में गई, हेलो, मी भारत रत्न होल्डर प्रिया शर्मा मोमोज बनावे, शक्ल क्या देख रहा है? आप हमेशा ये चीज नहीं कह सकते। लेकिन मजेदार बात यह है, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, एक तो आपकी वर्दी, अगर आप आईपीएस हो तो कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं है, और ऊपर से अगर आप आईएएस या एसडीएम भी हो, आपके गार्ड जाकर आगे आपका पहला काम वही कर देते हैं। कोई भी चीज़ आपको लेनी, कोई आप शॉपिंग कर रहे हो तो पहले से ही जाकर बोल देते हैं कि साहब आए, डीएसपी हैं, एसडीएम है, आईएएस है। तो आप लोगों को सारा का सारा ट्रीटमेंट मिलने वाला है, और मैं बता रहा हूँ सारा का सारा रास्ता सिर्फ और सिर्फ किताबों से होकर गुजरता है, जिसके लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ 365 डेज की मेहनत है। अगर किसी की 365 डेज की मेहनत रुकती है, उसको निराश नहीं होना चाहिए। जिस अप्रोच से हम लोग कर रहे हैं 365 इंटू 2, बस मैक्सिमम कहने का मतलब ये मेरा कड़वी बात है, लेकिन मैक्सिमम एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट मैक्स, पीडीएफ लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड कि पीठ पीछे धोखा नहीं दोगे मुझे, जो मैं बताऊंगा वो करते रहोगे, जिस रास्ते पे चलाऊंगा वो चलाते रहोगे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा बुद्धि, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा सोर्सेज कुछ भी यूज नहीं करोगे। ठीक है? देयर आर 2 प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने सिविक लिबर्टी की बात कर ली, पॉलिटिकल इक्वलिटी को इंश्योर करते हैं। पहला, किसी भी पर्सन को यह नहीं बोला जाएगा कि तुम ना चुनाव में खड़ी नहीं हो सकते या वोट नहीं कर सकते, इलेक्टोरल रोल्स में तुम्हारा नाम इंक्लूड नहीं होगा, तुम इनएलिजिबल हो, ये कहकर कि तुम्हारा फलाना फलाना धर्म है इसलिए, तुम इस पर्टिकुलर जात से, कास्ट से, या ये तुम इस सेक्स से, इस जेंडर से बिलोंग करते हो इसलिए, ऐसा आर्टिकल 325 में बोला गया है। दूसरा, जब भी चुनाव होंगे लोकसभा के और विधानसभाओं के, ठीक है, इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इट इज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कोई मुझे बता सकता है? आर्टिकल 326 का क्या मतलब क्या हुआ? लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एडल्ट सफरेज के बेसिस पर होंगे, मतलब जल्दी बताओ, पढ़ चुके हो उस चीज को? हाँ वो तो ठीक है, अरे भाई तुम तो यार एक नाम ऐड करके मुझे बता रहे हो यूनिवर्सल रेफरेंस, मतलब क्या इस लाइन का? हाँ, एलिजिबल किस बात के लिए? एलिजिबल कैसे, कब एलिजिबल होंगे? जब वो कितनी एज अटेन कर ले? 18 ईयर्स। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? ये रिड्यूस रिड्यूस कैसे करी गई, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 1988। शाबाश, पढ़ रहे हैं बच्चे। फिर डीपीएसपी आर्टिकल 39 ये सिक्योर करता है, ठीक है, कि हर एक मर्द और औरत को इक्वल राइट मिलेगा कि वो अपनी एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को इंश्योर कर सके, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन आप ये जानते हो इसके ऊपर बड़े सारे आपसे मुद्दे आते रहते हैं, जैसे एमएनसीज वगैरह में इक्वल पे फॉर इक्वल, और वो करके इसी से एक चीज़ निकल कर आई, एक डिबेट शुरू हुई है। वैसे शुरू यूरोपियन कंट्रीज में हुई है, लेकिन हमने इसको डीपीएसपी से कनेक्ट करते हुए एक इशू आपको ये सुनने को मिलेगा। इसके बारे में हम किसी दिन चर्चा करेंगे, और मैं आपको ऐसे भी लिखने को दूंगा इसके ऊपर, उसके लिए लेकिन थोड़ी सी नॉलेज मुझे गेन करवानी है। मेंस्ट्रुअल लीव का कंसेप्ट, या जिसके लिए
पीरियड्स लीव जिसको बोला जा रहा है, ये डिमांड शुरू हो गई है। औरतों की समस्या है, वो होनी है हर महीने, लेकिन छुट्टी मतलब अगर वो करना भी चाहे तो उनको सैलरी कटेगी इस वजह से, मतलब ये चीज़ हो सकती है कि मतलब वो नहीं करती छुट्टियां। लेकिन इसमें क्या होता है कि यार आप बॉडी पेन, स्टमक क्रैम्प्स या फिर जो चीज़ है वो एक औरत ही फील कर सकती है। आप लोग जितनी लड़कियां मेरी ये सुन रहे हो तो आप ये चीज़ बखूबी तरीके से जान सकते हो कि उस टाइम पर ना किसी को ये समझाना कि मुझसे बात मत कर, या फिर जो भी है, मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं जैसे, मतलब जो भी हैं, अब मैं उनसे चैट रहा हूँ, मुझसे बात कर, तू तो चिड़चिड़ा रही है, तेरा तो रोज़ का ही रहता है। इस टाइम पर भैया औरतों को, मतलब मर्दों को दूर रहना चाहिए औरतों से, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि उनके मूड स्विंग्स ये डायरेक्शन में हो रहे हैं या फिर स्टमक क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द असहनीय है। तो क्या छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए उन्हें? जस्ट बिकॉज मर्दों के पीरियड्स नहीं होते हैं, लड़कियों के होते हैं, खुदा ने ऐसा बनाया है अगर शरीरों को, उनकी क्या गलती या फिर हमारी क्या गलती? जस्ट बिकॉज तुम्हारे नहीं होते तो तुम उनकी छुट्टियों को ये कह कहकर ना दो कि हम तुम्हारे पैसे काटेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि क्या ये चीज़ होनी चाहिए। ये मुद्दा पता है क्यों है? अब आप एकदम से छूटते ही कहते हो कि हाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पता क्या होती है? देखो, मेंस्ट्रुअल लीव का कंसेप्ट है, ये है वो है। इससे फिर ना आप अदर एरियाज में जाओ। छोटी मैं बात करता हूँ आपसे। भगवान ना करे ऐसा हो, ऐसा मतलब किसी भी लड़की के साथ टकराए, लेकिन फिर भी अब किसी ना किसी के साथ तो टकराता ही होगा। फर्स्ट GS1 GS पेपर 2 का मेंस है, और उस दिन लड़की के किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला डे है। जस्ट इमेजिन उसके मेंस की क्वालिटी कितनी ज्यादा हैम्पर हो सकती है, और उस टाइम पे लड़की की एंग्जाइटी चरम सीमा पर। ब्रेक के अंदर वो एंशियस, पेपर से पहले वो एंशियस, वो मनोकामना ये कर रही है कि कैसे भी करके बस ये 3-4 दिन निकल जाए, उसके बाद कुछ हो जाए। स्टमक क्रैम्प्स हो रहे हैं, पूरे साल की मेहनत उसको ऐसा लगता है कि, मतलब आप लोगों ने जितनी भी लड़कियां सुन रहे हो, आप लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस ऐसा करा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डे है लाइफ का, कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई घर के अंदर गृह प्रवेश का पूजन है, या कुछ भी है, जैसे गुरुद्वारे में एंटर कर जाते हैं, दिल्ली में जैसे गुरुजी को जो मानते हैं उधर एंटर कर जाते हैं। लेकिन हिंदू परंपरा के अंदर मेंस्ट्रुअल लीव के अंदर भगवानों को टच करना या पूजा करना वर्जित होता है, सोशल कस्टम है, ठीक है। बात यहां पर ये होती है कि यार अब छुट्टी अगर यहां पर ये दे रहे हैं, चलो ये MNC से एक लीव उठी है, मतलब वो करके, तो फिर अगर यहां पर भी अगर इस प्रक्रिया को ला दिया जाए, तो फिर क्या लड़कियों के एग्जाम, उनके टेस्ट होकर के उनके पीरियड चल रहे हैं, कि अलग अलग डे पे कंडक्ट हो सकते हैं क्या? ये बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और आप आप मतलब मैं लड़कियों से बोल रहा हूं, आप हर एक डायमेंशन के लिए इसके आंसर लॉजिकली आंसर करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि किसी भी स्टेज के अंदर, मतलब थोड़ा सा आपको ऑड फील करवाकर या थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को वैसा बनाकर पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि एक दिन मैं आपको इसके ऊपर ऐसे दूंगा एक लिखने के लिए, और हम लोग बहुत डायमेंशन के अंदर बातें करेंगे थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले नॉलेज को बूस्टअप करते हैं। अब देख रहे हो ये कहाँ की बात थी और मैं कहाँ लेकर आ गया। इस तरीके के इंटरकनेक्टेडनेस की जरूरत होती है, तब जाकर आपको पर एक क्वेश्चन के अंदर एक एक नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। और ऐसे अगर आपके 20 क्वेश्चन हैं और वहां आप एक एक तो छोड़ो, आधा आधा नंबर भी एक्स्ट्रा ले गए, 10 नंबर आपके ऐसे एक्स्ट्रा बन जाते एक पेपर के अंदर। 5 पेपर है, 50 नंबर एक्स्ट्रा। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको कि आप IPS, IFS, IFOS या IAS की लिस्ट में नहीं आ सकते, या स्टेट लेवल पे DSP और SDM की लिस्ट में नहीं आ सकते? लिखो तो, इंप्रूवमेंट तो लाओ, इंटरकनेक्टेडनेस तो लाओ, भागो तो मत कम से कम बुक्स के अंदर जब पहली बार उसको पढ़ रहे हो अच्छे से। ये चीज़ है। और लास्ट बात करते हैं दोस्तों फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये एक पोएम सुनी होगी बचपन में, ब्रदरहुड का कंसेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन इस फीलिंग को प्रमोट करता है, फ्रेटर्निटी की फीलिंग को। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन ने ना एक सिंगल सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप अपना रखा है, एक ही नागरिकता। इसके बारे में बात कर चुके हैं, जैसे USA में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, हमारे उसमें नहीं है। हम लोगों के दो कोई ऐसा कि हम मेरा एक आधार कार्ड बिहार का भी, मतलब एक पैन कार्ड बिहार का है, मतलब आधार कार्ड बिहार का भी है और इंडिया का भी है, MP का भी है, इंडिया का भी है, पंजाब का भी है, इंडिया का भी है, ऐसा नहीं होता। ऑल्सो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अच्छा मुझे एक बात बताना, अमंग्स द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP क्या इन्फोर्सिबल और क्या इन्फोर्सिबल नहीं है, जल्दी बताओ। सिर्फ फंडामेंटल राइट एनफोर्सिबल है और बाकी नहीं है। तो अंकिता, एनफोर्सिबल है तो इसका मतलब क्या? फंडामेंटल राइट एनफोर्सिबल है और बाकी दो नहीं है तो इसका मतलब क्या? क्यों जा सकते हैं ऐसे ही मुंह उठाकर? कब कोर्ट में जा सकता हूँ? कब कब? हाँ, अगर वो वॉलेट हो जाए तो। अगर कोई वॉलेट, अंकिता
या शैली, शैली मुझे इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो कि मेरा एक फंडामेंटल राइट वॉलेट होकर मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ? कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई भी दे सकता है? अंकिता आप दे सकते हो एग्जांपल? हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, डायरेक्टली जा सकते हो? हाँ। बस सुप्रीम कोर्ट लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे क्या करता है आजकल? हाँ, कि पहले आप हाई कोर्ट के पर हाँ, कि हम थोड़ा सा बर्डन है, थोड़ा सा वहां पर हो जाओ, लेकिन अगर आप डायरेक्टली पहुंच भी गए तो भगा देगा क्या आपको? नहीं भगाएगा, वेरी गुड। ठीक है, इस गल अच्छे से सुनते हो तुम लोग लेक्चर, बढ़िया यार। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए के अंदर जो बोल रखे हैं वो ये कहती है डैड, ये एक ड्यूटी है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की कि वो हारमोनी को प्रमोट करे और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करे अमंगस्ट देमसेल्व्स। इस चीज को बुलाते हुए, ट्रांसजेंडिंग का मतलब होता है इस चीज को लांघते हुए, लांघते समझते हो ना, कि मतलब इन सारी चीजों को बुलाकर इनके ऊपर से निकल जाओ। कौन सी चीजों के ऊपर से निकल जाओ? डू नॉट गेट कंसर्न अबाउट रिलीजियस आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी एंड सेक्शनल आइडेंटिटी। इन सारी चीजों को भुलाते हुए भाईचारे को प्रमोट करो, हार्मनी को प्रमोट करो। प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी ना दो चीजें एश्योर करती है, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और दूसरा यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। जल्दी मुझे बताओ, ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें, कौन सा शब्द 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था? इंटेग्रिटी डाला गया था, ये दिख रहा है तुम्हें, लेकिन इसके अलावा दो वर्ड्स और कौन से? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। एक मिनट, अब ठीक है। तो इंटेग्रिटी वर्ड जो है वो ऐड करा गया था प्रियम्बल के अंदर, जैसा कि आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जल्दी बताओ इसका दूसरा नाम क्या है 42nd अमेंडमेंट एक्ट का, जल्दी बताओ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे, कौन लेकर आया था इसे? इंदिरा गांधी। कितने पॉइंट्स थे इसके अंदर? 19। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन को उसने हवा दी थी? सोरेन सिंह कमेटी, वेरी गुड। इसके अमेंडमेंट एक्ट में जो भी पॉइंट्स आए थे उसको करेक्ट कौन से अमेंडमेंट एक्ट ने करा? 44। कौन थे प्रधानमंत्री, कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम पे? मोरारजी देसाई, वेरी गुड। आगे, अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी, जो कि मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? ये तो मेंबर थे के एम मुंशी। चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर। इन्होंने बोला जो फ्रेज है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की इज्जत, मान मर्यादा, वो ये सिग्निफाई करती है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने सिर्फ ये इंश्योर करके नहीं रखा हुआ है कि लोगों को सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट दो, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, और डेमोक्रेटिक सेटअप को सिर्फ मेंटेन करके चलो, सिर्फ ये नहीं होता डिग्निटी, इससे सिर्फ डिग्निटी नहीं मिलेगी, बल्कि ये भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी भी अपने आप में सेक्रेड है, पर्सनैलिटी भी सेक्रेड है। अब दोस्तों आप लोग एक बात याद करो, हम लोग जो इवनिंग वाली क्लास करते हैं साइकोलॉजी की, अब आप बेटर तरीके से आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो पर्सनैलिटी का? बताओ जल्दी। और आप पर्सनैलिटी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, जो कि यूपीएससी की फील्ड में कोई भी नहीं कर रहा है। बताओ, अगर आपसे इसके ऊपर पूरा का पूरा इंटरव्यू डिस्कशन बन गई आपकी किसी दिन पर्सनैलिटी के ऊपर, फंसने को तो कोई भी फंस सकता है कहीं पर भी, तुम लोग ज़्यादा अच्छे से जान सकते हो। पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे अहम बंदा कौन था जिसने थ्योरी दी अपनी? जल्दी बताओ। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। इसने किन किन 3 लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में बात करी थी? सबकॉन्शियस, या जिसको प्रीकॉन्शियस भी कहते हैं, और अनकॉन्शियस। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ जो डॉक्टर के एम मुंशी जी ने बोली कि सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट देने से और डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा, हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी भी सीक्रेट है, इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करा गया है। ये चीज़ बताई कहाँ गई है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर, डीपीएसपी के अंदर, जो कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को सुनिश्चित करता है। फर्दर फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के अंदर बात करता है कि औरतों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उसके अंदर ये चीज़ बोली गई है, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो ऐसी किसी भी प्रक्रिया को ना छोड़ दे, उसका त्याग कर दे, जो कि एक औरत की मान मर्यादा और उसकी इज्जत के खिलाफ
उसकी आबरू के खिलाफ एक चीज रेस करती हो। कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए कि आप न्यूड मार्चिंग कर रहे हो, औरतों की न्यूड परेड निकाल रहे हो, जबरदस्ती उनको नचवा रहे हो, कोई भी ऐसी चीजें जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे, या फिर कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिससे उनकी डिग्निटी हर्ट होती हो। इसमें भयंकर से भयंकर चीजें भी आ सकती है, सती प्रथा, गिरी से गिरी चीजें भी आ सकती है, न्यूड मार्चिंग, न्यूड परेड करना, ठीक है। एंड ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर ये भी बोला गया, इट मेक्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो ना अपनी जिम्मेदारी खुद समझे और निभाए इस चीज को, कि वो प्रोटेक्ट करेगा इस देश की सॉवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटेग्रिटी को। ये जो फ्रेज है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, इसके अंदर देखो हर तरह की बात है। यहां पर साइकोलॉजिकल बात भी है और टेरिटोरियल बात भी करी गई है नेशनल इंटीग्रेशन की। यानी कि आप ना टेरिटोरियल वाइज तो कुछ मतलब इस देश में ही रहते हो, सब कुछ इस देश में ही दाल चावल खाते हो, सब कुछ करते हो। साइकोलॉजिकल कैसे? मन के अंदर आपकी एक भावना आनी चाहिए इंडियननेस की। आपने कुछ साल पहले अभी एक मुद्दे देखे थे, न्यूज पे अक्सर चलते रहते थे, ये जेएनयू के और कश्मीर के, ये इंडिया के खिलाफ रिवोल्ट निकालते थे, ये सारे के सारे जो यूथ थे वहां के, कि हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, हम मतलब ये बेकार है इस देश का सिस्टम, और वो कुछ भी करके, मतलब काइंड ऑफ नक्सलाइट जैसी मेंटेलिटी, नक्सलवारी जैसे विलेज था। और वो याद है ना, देश से अलग हो जाते, मैंने बताया था आपको कि मतलब चिढ़ जाते हैं कि इस देश का डेमोक्रेटिक व्यवस्था सिस्टम सब बेकार है, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है सबके ऊपर। याद है? याद आया? और ये हम पढ़ेंगे भी बहुत जल्द, बस हमारा यूएन चैप्टर जो खत्म हो जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आने वाले हैं, और बस आपको एक नई डायरेक्शन मिल जाएगी अपनी प्रिपरेशन की। आर्टिकल 1 हमारे संविधान का ये बोलता है, वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये चीज क्लियर करने के लिए कि स्टेट्स के पास ना कोई भी राइट नहीं है इस देश से अलग होने का। बहुत डिमांड उठी। खालिस्तान पंजाब से अलग होकर सेपरेट कंट्री बनना चाहता था, नागालैंड से अलग होकर ग्रेटर नागालैंड की डिमांड। कंट्री नहीं बन सकती भाई साहब, कंट्री नहीं बन सकती। स्टेट भी बनाने के लिए ऐसा कोई बहुत अलग क्राइटेरिया होते हैं, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अलग क्राइटेरिया हैं। जैसे फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जल्दी बताओ कौन सी स्टेट थी वो? आंध्र प्रदेश। कौन सा इसका लीडर धरने पे करवा चौथ रखकर बैठा था? पोटी श्रीरामुलू। अनशन के बाद बेचारा करवा चौथ रखते रखते मर गया था और आंध्र प्रदेश सेपरेट स्टेट बन गया था, ठीक है। तो यहां पर हमें यह बताया गया है कि हमारा जो इंडियन यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर का है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। इसका एम ये होता है, जो भी नेशनल इंटीग्रेशन को जोड़ने के लिए जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी हाइड्रेसेस आएंगी, हम उसको ओवरकम करेंगे। फिर चाहे वो अलग अलग रूप ले ले, कम्युनलिज्म, चाहे रीजनलिज्म, चाहे कास्टिज्म, चाहे लिंग्विज्म, चाहे सेसेशनिज्म। डू नॉट वरी अबाउट दीज कंसेप्ट्स, मैं इसके बारे में यहां पर नहीं समझाने वाला, बहुत टाइम हो जाएगा। ये कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म और सेसेशनिज्म, 3-3 दिन हम लोग 4-4 दिन सबके ऊपर लगाने वाले हैं, क्योंकि जीएस पेपर 1 सोसाइटी का हमारा पार्ट है, वहां पर आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। और जीएस पेपर 1 में जब ये पढ़ाऊंगा तो जीएस पेपर 3 के साथ कवर करा के पढ़ाऊंगा, इसको कनेक्ट करवा के, इंटरनल सिक्योरिटी प्लस सोसाइटी, ताकि आप यहाँ के आंसर यहाँ लिख सको और यहाँ के आंसर आप यहाँ लिख सको। और उसके अंदर डायमेंशन में आपको एक दूंगा कि ऊपर से धनिया गिरा देना इसके ऊपर जीएस पेपर 2 का, यानी कि इसको फिर पॉलिटी के साथ कनेक्ट कर देना, बार बार एक बात बस ठूस देना कंक्लूजन के अंदर। आर्टिकल 1 ये कहता है कि ये सारी दिक्कत को ओवरकम करा जा सकता है, लेकिन हम लोग इंडस्ट्रक्टेबल नेचर का इंडियन यूनियन है, हम लोग उसको टूटने नहीं देंगे। किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो भारत से सिसीड हो जाए। सिसीड होने की भावना को हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि सब जब स्टेट जुड़ी हुई है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। जब आवाज उठती है कि ये स्टेट सेपरेट कंट्री बनना चाहती है, देश से अलग होना चाहती है, उसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट, जो कि हम नेशनल मूवमेंट्स, हमारा एक चैप्टर है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, 7th चैप्टर है पॉपुलर मूवमेंट्स के नाम से हम उसको करेंगे। हम लोग उसको कहते हैं सेसेशनिज्म, देश से टूटकर अलग होकर बंटवारा कर एक सेपरेट कंट्री बनाना, सेसेशनिज्म। तो ये हमने प्रीएम्बल के सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करी और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको कवर करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे सिग्निफिकेंस और क्या प्रीएम्बल अमेंडेबल है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार बार अपना डिसीजन कैसे पलटता हुआ है, कभी कहता है प्रीएम्बल पार्ट है, कभी कहता नहीं है, कभी कहता है अमेंड हो सकता है, कभी कहता नहीं हो सकता, वो सारे केसेस के बारे में जानेंगे। तो 1 या 2 लेक्चर के अंदर आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।